काफी दिनों से जो भी काम किया है उसके बारे में सारी जनता से रूबरू करवाने का काम भी किया। अब फिर चुनाव का तारीख भी डिक्लेयर हो गया। आप सब से ये निवेदन करता हूं कि आप 12 तारीख को भी मेरा निमंत्रण स्वीकार करेंगे और इस नॉमिनेशन के वक्त आप हमारे साथ रहेंगे और इस सभा के समय में भी मैं आपको अभी से आमंत्रित करता हूं। मेरा आमंत्रण आप लोग स्वीकार करेंगे। सुबह ठीक 10 बजे आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी और माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर होंगे। फिर हम लोग एक जुलूस की स्कल में अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाएंगे। भाइयों, पूरे 10 साल कुछ ऐसे काम जिनकी तरफ कभी किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, वो था चाहे हमारी कॉलोनी का क्षेत्र, चाहे हमारा इंडस्ट्री का क्षेत्र, चाहे हमारे गांव के क्षेत्र और चाहे हमारा HSVP जिसको पहले हुड्डा बोलते थे, उस हुड्डा का एरिया। जब मैं विधायक बना तो हुड्डा की सड़कों पर गड्ढों के अलावा कुछ नहीं था। हुड्डा के लोग कहते थे कि भाई कॉलोनियां इनसे ज्यादा बेहतर है। हमने हुड्डा के कामों को निपटाया तो सही, मगर इतनी बड़ी समस्या कभी ना कांग्रेस ने ना कभी नेशनल लोकदल ध्यान में नहीं आई लोगों के, ना उस वक्त के किसी इंजीनियर को ध्यान में आई कि हमारे लोगों के सामने मल मूत्र को, गंदगी को निकालने का कोई पॉइंट ही नहीं है। सेक्टर काट दिए मगर कोई पॉइंट ही नहीं दिया। इतने अद्भुत चमत्कारिक इंजीनियरिंग और सरकार के नुमाइंदे हमने यहाँ पर देखे। ये तो भलाओ जितने भी सेक्टर के लोग हैं कि उन्होंने कहा कि वे हमारा पानी निकलता क्या है, जब पॉइंट ढूंढा तो कहीं मिला ही नहीं। अधिकारी कह रहे कि पॉइंट तो है ही नहीं, सेक्टर काट दिया इतना बड़ा। तब जाके हमने 167 करोड़ रुपए की लागत से अजीजुल्लापुर के पास एक STP लगाया। दोस्तों, ऐसे ही अगर मैं ये कहूँ कि इंडस्ट्री के सेक्टर, जब मैं पहली बार बना तो बनते ही मेरी को उन लोगों ने बुलाया कि आप इंडस्ट्री में आइए। 15 दिन के बाद जब मैं गया तो एक सड़क से हम लोग जा रहे थे तो मेरी गाड़ी 3 फीट पानी में धस के खड़ी हो गई। टॉर्चर लगा के निकालना पड़ा। ये था कांग्रेस का हरियाणा नंबर 1। इंडस्ट्री के सेक्टर की एक भी सड़क बिना पानी के नहीं थी, बिना गंदगी के नहीं थी। सड़क नाम की चीज नहीं थी। हरियाणा नंबर 1 पक्का टीवी चैनल पे हम लोगों ने देखा था। लगभग 300-350 करोड़ रुपए की लागत से सारी इंडस्ट्री की सड़कों का निर्माण करके तब वहां के ऐसे हालात बनाए कि हमारे इंडस्ट्री के लोग अपनी फैक्ट्रियों तक जा पाए और उनके बायर वापस लौट पाए। नहीं तो इतनी बड़ी दुर्गति थी कि हमारी इंडस्ट्री बंद होने के कगार पे थी और इंडस्ट्री के लोग कहीं बाहर अपने बायर से या अपने जो मार्केटिंग करने वाले लोग थे उनसे कहीं दूसरे स्थान पर मिलते थे, अपने संस्थान पर नहीं मिलते थे। इतना अच्छा हरियाणा नंबर 1 या कांग्रेस ने हम लोगों को दिया हुआ था। ये लोग कहते कि हरियाणा मांगे हिसाब, क्या का हिसाब मांगे? ये दे तो रहे आपको हिसाब। क्या दे के गए थे आप भाई? क्या छोड़ा था आपने? और ऐसे अगर मैं कॉलोनियों की बात करूं, इतने वर्षों तक सब लोग कॉलोनियों को वैध करने की बात कह के हमारे लोगों की भावनाओं के साथ खेले, मगर कभी किसी ने
इन कॉलोनियों को वैध कराने की फाइल तक भी नहीं बनाई। हम लोगों ने इन कॉलोनियों को वैध तो किया, साथ में इनको पक्का भी किया, और दूसरी बार की प्लान में हमने इनमें सीवर भी, पीने के पानी की पाइपलाइन भी, लगभग 280 किलोमीटर सीवर लाइन और 256 किलोमीटर पीने के पानी की पाइपलाइन, यानी यहाँ से आप लोग माँ वैष्णो देवी के दरबार पर चले जाओ, इतना नीचे नीचे खोद के मात्र 3 साल में हमने अपनी जनता को सब संसाधनों के साथ जोड़कर उनको सुविधाएं उपलब्ध करा दी। ये अपने आप में हरियाणा में एक मिसाल हम लोगों ने कायम किए पानीपत ग्रामीण में। ऐसे में अगर गिनाता रहूंगा, अनेक काम हमने यहाँ पे किए। ये इतने बड़े प्रोजेक्ट है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये वो काम है जो नहीं होने के थे, इसलिए 40-50 साल तक कोई करा नहीं पाया। अगर मैं किसानों की समस्या की बात करूं तो सबको पता है कि हमारे किसान शुगर मिल मांगते थे, मगर नहीं दी गई। जब उनसे डिमांड की कि चौटाला जी हमें शुगर मिल दो, तो उन्होंने शुगर मिल दी, किसानों को दी, मगर कहाँ पर दी? एक भुन्ना में दे दी, एक सिलसा में दे दी। मांग हम रहे दे वहां पर दी। इसलिए नहीं करते थे इनको कि ये क्षेत्रवादी नेता है, ये अपने अपने क्षेत्र में काम करने वाले हैं। अब भुन्ना का शुगर मिल उखाड़ के पाड़ के एक साइड में रखना पड़ा, क्योंकि वहां पे गन्ना नहीं होता था, बेकार में लगा दिया। 250-300 करोड़ रुपए प्रदेश का बर्बाद किया। सिरसा में लगाया, वहां भी गन्ने की पोरी नहीं है। आज ये हालात है इनकी। जब हुड्डा जी आए, हमने उनसे भी कहा कि हमारे किसान तरसते हैं भाई, हमारा किसान कोई पातला जा रहा है, कोई इकबालपुर जा रहा है, कोई मुजफ्फरनगर जा रहा है, कोई दूसरी जगह पे गन्ना लेके जाता है, उसके साथ लूटपाट कितनी बार हुई है, कितनी बार ट्रेजरी उनके साथ हुई है। ये उनकी कानों पे जू नहीं रहेंगी। पानीपत में हमने उनसे कहा कि आपकी सरकार है, मालिक, आप हमारी समस्या का समाधान करो, हमारे को शुगर मिल दो। उन्होंने भी 2 शुगर मिल दी, मगर कहाँ दी? एक गोहाना में दी, एक रोहतक में दी, जबकि ऑलरेडी महम में एक शुगर मिल पहले से चल रही थी। इतना गन्ना भी नहीं है। ये लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने क्षेत्र के बाहर कुछ भी सोचने का, करने का सोचा तक भी नहीं, और वहां झूठ बोलना कि भाई हम लोगों ने हरियाणा को नंबर 1 किया है, हरियाणा हिसाब मांगता है, हिसाब दे दिया। हरियाणा के किसानों को जहां जरूरत नहीं थी, आप लोगों ने पैसे की धक्की चोरी करने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट वहां पे लगाए। हमारी सरकार बनी, हम लोगों ने किसानों के लिए 350 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुगर मिल का, जो टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा शुगर मिल है, हमने लगा के धार में उपलब्ध करा। दोस्तों, ऐसे अनेक है। चाहे हमारा पोली क्लिनिक की बात हो, उस पर हमारा काम चल रहा है। हमारे चाहे ITI की बात करूँ मैं, हमारे गांव बराना में हम एक PHC, वो भी बराना में एक CHC, हमारी PHC से CHC। अब हरियाणा नंबर 1 कितना बड़ा कल्पना करोगे। खोतपुरा भले मेरी ससुराल है, मैं जिक्र भी कर रहा हूँ, मगर वहाँ पे बरसों से PHC चल रही है। चौपाल में PHC चला रहे 10 साल से। हरियाणा नंबर 1 वाले लोग, हिसाब मांगने वाले लोग, हम आए, हमने 8.5 करोड़ रुपए की लागत से एक नई अपग्रेड करके CHC बना के दी। हमने हर जगह, हर क्षेत्र में अलग से काम किया। आप देखिए, पूरे पानीपत में बरसों से आप लोग भी रह रहे। एक पानीपत की लाइफ लाइन या GT रोड के अलावा कोई दूसरा साधन आज से पहले कभी किसी नेता ने सोचा तक नहीं। क्या अगर कोई जाम हो जाए तो हम देखते थे, लंबा जाम घंटों तक हम जूझते थे। कभी इंडस्ट्री को ध्यान में रख के
या हमारी सुविधाओं को ध्यान में रख के कभी किसी ने ये सोचा ही नहीं कि भाई शहर को बाईपास भी दिए जाए। इसलिए हमने ट्रास निकालना 78 करोड़ रुपए की लागत से, फिर चौटाला रोड बनाना जो 12 फीट चौड़ा होता था, हमने उसको सनौली रोड से झिट रोड के साथ 33 फीट चौड़ा बढ़ा के 4 लाइन बना के वो जनता को सुपुर्द किया। फिर हमने रामलाल चौक से लेके और TDI के पुल से होते टोल तक एक बाईपास ये निकाल के दिया। और इतना नहीं, 2 फ्लाईओवर नियम में भी नहीं आते। अद्भुत बात तो ये नियम में भी नहीं आते। इस पे आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, मगर जनहित में हमने काबी रोड पे भी और जो रिफाइनरी वाला जो रोड से हम लोगों ने निकाला था पुरसम से लेकर रिफाइनरी तक, उस पर भी जो घंटों जाम लगे रहता था, एक ही टर्म में 2 फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड भी पानीपत ग्रामीण की जनता ने करके दिखाया है। इतने अद्भुत काम ऐसे बहुत है जिसमें हमने अनेक काम। अगर हम लोग पानीपत के बस स्टैंड की बात करें, पानीपत में बहुत आधुनिक स्टेडियम की सेवा में बात करें, और वे बहुत सारे ऐसे काम जिन कामों के आधार पर हमारी जनता, हमारा परिवार बहुत संतुष्ट है, खुश है। और ऐसे परिवार के बीच में मुझे फिर से जाने का अवसर मिल रहा है और हमारा परिवार पानीपत ग्रामीण ये खूब जो स्नेह प्यार दे रहा है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। शुक्रिया। मैं ये कह रहा हूँ, बिजली के क्षेत्र में और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो 50 साल, ये भी बहुत साल स्वाभाविक पूछ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, बिजली की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवेज निकले, इसमें काम बहुत हुआ है। 2014 में जब बीजेपी आई थी, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस एक कंसेप्ट था, लोग बड़े प्रभावित हुए और ये तो काया पलट हो जाएगा। ये इन लोगों की भी समस्या है जो खड़े। मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, कड़वी सच्चाई है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। गवर्नमेंट दफ्तरों की हालत में ज्यादा नगर निगम जो माई बाप किसी भी शहर का होता है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ, ये वो तो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की जो बात थी, नगर निगम 10 साल में अपनी साख नहीं बनाता। क्या हुआ नगर निगम, सबको पता है, ठीक है, कोई बात नहीं। नगर निगम में क्या हुआ 10 साल में, ये संस्था अपनी साख नहीं बना पाई, जिसमें शहर के लोगों को सबसे ज्यादा काम नगर निगम में। दूसरा मुद्दा क्या चाहता है, ऐसे हालात कमिश्नर टिकना चाहता नगर निगम में, ना कोई ये टिकना चाहता है। लोगों को इस फ्रंट पे बहुत दिक्कत है। आज भी मल्टी आईडी में सुधार हुआ, आज भी सामने है लोगों को दिक्कत ना हो, तो इस मामले में बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। एक बात मैं आपको कहता हूँ कि भाई जो साख बनने बनाने की बात है, इसमें कुछ चीजों पे जब बर्डन ज्यादा पड़े तब स्वाभाविक बात है कि कुछ चीजें उलट पुलट होती हैं। मगर हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया कि भाई करप्शन को समाप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा, और जब तक टेक्नोलॉजी प्रबल रूप से नहीं लागू होगी तब तक ये समस्या रही। और इस समस्या को निदान करने के लिए सरकार ने कैंप्स लगाए, सरकार ने जगह जगह पर लोगों को जागरूक भी किया कि भाई यहाँ कैंप में आइए, आपको इस कैंप के जरिए कुछ न कुछ राहत मिले, तो मिली भी है, बड़ी लेवल पे राहत मिली। मगर क्योंकि स्टार्टिंग में एक चूक हमसे हुई, हमने इसको एक साथ सारे प्रदेश में लागू किया। एक दिन शायद आपने कहा था कि अगर हम लोग इसको टुकड़ों में लागू करते, डिस्ट्रिक्ट वाइज चरणबद्ध तरीके से करते, तो शायद इतनी समस्या नहीं होती। तो ठीक है, पहली बार कोई चीज हरियाणा में लागू की है, उसमें थोड़ी कठिनाई सामने आई, उसका ध्यान में आ गया। आगे भी ऐसे बहुत सारे काम करने की जरूरत पड़ेगी, उसको दुरुस्त करके हम लोग। मंत्री जी, जब से आपके उम्मीदवार घोषणा हुई है, लगातार विरोध आ रहा है
पानीपत से आज 10 साल के पार्षद लोकेश नागरू ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है निर्दलीय, क्या कहेंगे? देखिए, लोकेश ने मुझे जानकारी नहीं, मैं फील्ड में था, अगर उन्होंने ऐसा कहा कि पर बात करेंगे। परसों का नॉमिनेशन बता रहे हैं वो भरेंगे, तो ये मेरी जानकारी। सर एक सवाल है सर, आपकी सरकार ने बिना खर्ची बिना पर्ची के रोजगार दिया, आयुष्मान कार्ड दिया, आने वाली अगर सरकार बनेगी तो क्या कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट है जनता के लिए, पानीपत शहर के लिए? सरकार बन रही है 100% बड़े मैंडेट के साथ बन रही है। हर रोज भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जिस तेजी से बढ़ रहा है, डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन के साथ, बहुत बड़े मार्जिन के साथ अपनी सरकार बना रही है। हम लोगों ने तो पहले कहा कि हम लोग तवज्जो दे ही रहे हैं, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, मेरिट को हम लोगों ने तवज्जो पर रखा ही है। जो बच्चे पढ़े लिखे, आज हरियाणा में सब बच्चे, माँ बाप भी आज बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान देना शुरू किया। पहले तो ये था कि किसी नेता के पीछे लगो, नेता अगर काबू में आ गए उसको पैसे दो और नौकरी पाओ। अब हरियाणा में ये नहीं, अब हरियाणा में ये कि नेता को छोड़ो और किसी अच्छी सी इंस्टीट्यूशन में अपने बच्चे को एडमिशन दिलाओ, पढ़ाओ, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसमें पढ़ के मेरिट पे नौकरी पाओ। इतना बड़ा अंतर है सर। शिक्षा को लेकर के सर मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट पास हो गया है, वो है पानीपत के लोगों को शुद्ध जल उनके घर तक सुनिश्चित कराना, उपलब्ध कराना। और ये मैं 2016 से लगा हुआ। 2016 में रिन्यूअल प्रोजेक्ट की डिमांड मैंने मुख्यमंत्री जी से की थी, उसको बीच में ड्रॉप कर रहे थे, मगर मैंने इसको ड्रॉप नहीं होने दिया। और जबकि मेरी मांग चली आ रही थी, अब वो पूरी हो गई है। 1350 करोड़ रुपए की लागत से ये रिन्यूअल प्रोजेक्ट हमारा मंजूर होके उसकी सारी डिनाइटी वगैरह सब बनके तैयार है। मुझे लग रहा है कि अगले साल 1.5 साल तक हम लोग रिन्यूअल प्रोजेक्ट के जरिए हर घर तक पानी पहुंचा। सर विपक्ष हमलावर है सर। कॉलोनियां पक्की करवा दी है, सड़कें आप लगातार कह रहे बनवा दिया है, और अगर अब पानीपत ग्रामीण मौका देता है विधानसभा तक जाते तो 5 साल का विजन क्या रहेगा आपका? 5 साल का विजन सीधा है। हमने एजुकेशन के क्षेत्र में अभी बहुत सारे काम करने का वो पेंडिंग पड़े, वो तो होंगे। दूसरा हेल्थ के क्षेत्र में भी, और तीसरा इंडस्ट्री के जरिए हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के साधन सृजन कर सकते, इसलिए। और दूसरा क्या कि विकास सतत होने वाली प्रक्रिया का नाम, एकदम कोई एक चीज बोल दे हाँ ये करेंगे, ऐसा नहीं। जो भी चीजों में कमियां हैं, जैसे अभी देवेंद्र कुचुरिया जी ने बताई कि डिपार्टमेंट्स में इस तरह की प्रॉब्लम्स है, ये सारी कोई एक झटके में ठीक होंगे ऐसा नहीं है, एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में जहाँ जहाँ जो जो भी कमियां हैं, उन कमियों को नेक्स्ट 5 साल में पूरा करके एक साफ सुथरा प्रशासन, लोगों के साथ हम लोग अच्छे से तालमेल बिठा के चला पाएंगे, ऐसी उम्मीद के साथ अगले 5 सर लोगों के। शिक्षा को लेकर के आपने बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट आपका है, हाई टेक्निक तरीके से आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं सर, उसके लेकर? तो उसमें हमने बहुत अत्याधुनिक सिस्टम के साथ हमारे बच्चे अपने एजुकेशन ले, तो उस पर हमने काम शुरू किया है। 27 स्कूलों पे हमारा उसकी मंजूरी मिल चुकी है। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी हम लोग उस प्रोजेक्ट पे अपना काम शुरू करेंगे। सर पानीपत जो है टोल टैक्स से गिर चुका है, तीनों तरफ टोल टैक्स है, इसमें पानीपत के केंद्र सरकार का मामला मेरे से संबंधित। 12 तारीख को आप नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं उसमें जरा बता दें? धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद आएंगे। सबको निमंत्रण कहा जा रहा है कि उनसे दूरियां बनाई जा रही हैं, उनके आने से कुछ शायद नुकसान भी हो सकता है।